हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मज़ेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। अभी मैंने बीए किया ही था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। मुंह बोली एक बुआ ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना ना कर सकी। वह मुझे देखने आया तो मुझे दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। उसका नाम अमर था। हाय, कैसी हो? जी अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कुछ देर पहले तक तो ठीक था, पर अब लगता है अब दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। ना चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई। मैं खुद को रोक ना सकी। अमर बोले, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान देते होंगे। मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचका कर कहा। उफ, ये सादगी! मैं तो फिदा हो गया। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो 1 महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में अमर ने झंझोर कर उठाया, आज हमारी सुहागरात है और तुम सो रही हो? क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाए जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करूंगा, उसने हंसकर कहा। पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मैंने गुस्से से कहा, इम्पॉसिबल, आजकल तो बस सूरत से बदसूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ रही हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी किसी लड़के से कोई दोस्ती ना हो। कोई बात नहीं, पति पत्नी के बीच कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड थी। मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना कर सके। आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। मैंने कहा, ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा पापा, सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड थी, पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें भी की, जिससे मेरा गुस्सा जाता रहा। शादी के 1 महीने बाद मैं पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। शुरू शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि यह सामान्य बात है। शायद सभी पत्नी अपनी पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। पर फिर धीरे धीरे अमर कहता है, तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर जाता है? अमर, वह सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम चल रहे हैं और वह मुझसे 6 साल छोटा है। तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है, यानी कि तुम मोहल्ले वालों से बात करती हो मेरा मना करने के बावजूद। और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। नहीं, प्लीज मुझे बोलने दो अपना मुंह। मैं भी तो जानूं, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे तुम्हारे दिमाग में ये बात घर कर गई? तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक मोहन। वह मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। जरूर, ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने, उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे ना बढ़ाने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती और शायद मेरी चुप्पी ही उसे मेरी स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वह वहां से भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। कहाँ हो? घर पर? आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ें नहीं तो क्या सुनाई देगा? यार, तुम तो बुरा मान जाती हो। मैं बस मजाक करता हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वह सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है कि मैं दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे बता देती कि मुझसे मिलने मोहन आया है, या मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई, और यह बातें दिन रात मुझे सुनाई जाती। मैं मायके से जाने से डरने लगी। मेरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते थे। आसपास की औरतों से भी बात करने की मनाही थी। मायके जाने को नहीं मिलता, या जाती तो पति के साथ जाओ और उसी के साथ वापस आ जाओ। मैंने जब अमर से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं,
इसलिए माँ नहीं बनना चाहती। इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी सबको फ़ोन मिला डाला। माँ जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुँह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये कहती हैं कि मैं माँ नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घरवालों को ये बता दूँ तो हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई भी गलत धारणा बनाए। इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। वह हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सब ने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को लेकर तो ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होंगी, उन्हें मत तोड़ो। और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फ़ोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली और जो कभी-कभी मुझसे हाल-चाल ले लिया करती थी, वे मेरे घर पर आई। रीना भाभी, अरे अनीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? मैंने कहा छठा। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। अमर तो अक्सर घर पर रहता नहीं, ऐसे में कभी-कभी कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अमर का नेचर तो बहुत ही अच्छा है, वह तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ मुंबई में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। अनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के कप प्लेट को देखते हुए अमर ने पूछा। हाँ, बगल की रीना भाभी आई थी। क्यों, तुमसे मना किया था ना कि यहाँ के लोग बहुत धूर्त हैं और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट, चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस रीना का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है, ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती हैं और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वह तो मुझे भी लाइन मारती हैं। फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। पर वह तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कि कोई ज़रूरत हो तो बताना। अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूँ? हाँ, बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वह नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल-जोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली-भाली पत्नी भी उसके रंग में रंग जाए। अनीता, तुम बहुत सीधी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी शक्ति फॉलो करता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वह औरत आए तो बाहर से ही उसे हाल-चाल देकर कोई बहाना बनाकर बाहर से ही भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथे पर चुम्बन दिया। जब मैं तर्क देती तो वह मुझे इसी तरह निशस्त्र कर देता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि वह नाराज़ ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फ़ोन करती तो मैं गिनी-चुनी बात करके फ़ोन जल्दी से जल्दी रख देती। रीना भाभी को भी मैंने बाहर से ही टकराना शुरू कर दिया था। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोर बेल बजी। यह अमर के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं रीना भाभी तो नहीं। दरवाज़ा खोलते ही एक जाना-पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि यह कौन है। अरे अनीता, मैं रूपा, तेरे बचपन की फ्रेंड। भूल गई क्या? यार, मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने उसी चीर परिचय अंदाज में मटक कर कहा, रूपा, मेरी बचपन की सहेली। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे, हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोरावस्था एक दूसरे के घर में ही बीता है। उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिकता मुस्कुरा कर देकर मैंने डरते हुए उसे भीतर आने के लिए रास्ता दिया। वाह यार, घर तो बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना मुंबई शहर में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं।
और कैसी है तू? बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से जल्दी उसे टरकाना चाहती थी। क्या यार, अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूँगी, तू तो यहाँ बैठकर मेरे पास। रूपा ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वह मुझे अपने मुंबई शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। अनीता, क्या बात है? रूपा ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा। कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं, मैंने साफ झूठ बोला। रूपा ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। ये एंजाइटी के लक्षण हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट की बेटी हूँ। तू भूल गई, पापा ने यही एक क्लिनिक शुरू किया है। मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेदहानी में उसे सब कुछ बता दिया। रूपा बोली, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं। तेरी माँ को कुछ शक था, इसलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुझसे कभी कभी मिलने आया करूँ। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो जाए तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी, तब समाज में दूसरी औरतें तुझे यकीन दिलाएगी कि बेटा, अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। अब तेरे बच्चे बड़े होंगे, जब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनके माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का यही सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चे की नज़रों में तो नहीं गिरेगी। तो मैं क्या करूं? मैं फट पड़ी। कड़े फैसले लेने के होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं, बल्कि उसका बोझ है। वह वेम्पायर की तरह तेरे खून पर जी रहा है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वह तुझे धमकियाँ देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वह खुद बहुत कमज़ोर है। यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वह किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। रूपा ने बहुत देर तक मुझे नार्सिसिस्ट की कहानियाँ सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहाँ से चली गई। उसके बाद शुरू हुई मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वह दिन भर मेरे घर वालों और मुझे धमकियाँ देता। इस बीच में एक बच्चे की माँ भी बन गई। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक पर लगाया, पर रूपा ने हटवा दिया, ये कहकर कि उसकी धमकियाँ कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएगी। मैं तेरी जैसी बदचलन और उसकी नाजायज़ औलाद को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। मैं नौकरी छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा, ना कमाऊंगा ना काम करूंगा। फिर तू कैसे मुझसे कंपनसेशन ले सकेगी? मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं म्यूचुअल सेपरेशंस के लिए तैयार हूँ। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूँगी। तुम और तेरी बेटी दोनों छिनाला करके पेट पालेगी। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गति होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते वह भी तेरी तरह बन जाएगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ। अनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसा जुल्म करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वह मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँगा। वह अचानक गर्म तो अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज़ पुकारा था। इतना सुनते ही वह अपनी लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरी ना बर्दाश्त नहीं होती। अमर चीखता रहा और मैंने फ़ोन एक तरफ रख दिया। फ़ोन में नहीं,
काटती थी, क्योंकि रूपा के अनुसार उसकी धमकियां कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी एक दिल को छू लेने वाली कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।